नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं कमोडिटी बोर्डरूम। कमोडिटी बोर्डरूम के अंदर में आज हम चर्चा करेंगे सोने चांदी के अंदर में जो एक बार फिर से बुल का मोमेंटम बना है। $4700 के ऊपर सोना क्या कहता है, चांदी $74 के ऊपर क्या कहती है, इसके क्या मायने समझे जाएं। क्या फिर से एक बार तेजी का रुख यहां सोने और चांदी की कीमतों के अंदर दिखाई देगा। बेस मेटल्स क्या कहते हैं, क्या आर्थिक मंदी का संकट बेस मेटल्स की कमर को तोड़ेगा या यहां से नई रफ्तार बेस मेटल्स के अंदर भी हम देख पाएंगे। कॉपर का क्या होगा, एआई जिस तरीके से यहां पर स्ट्रेंथ लेती नजर आ रही है उस पर हम चर्चा करेंगे और कच्चे तेल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान इस समय पर हमारे साथ में जी चंद्रशेखर साहब हैं। आप जाने माने जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, कम्युनिटीज कवर बहुत सालों से आपने की है। आपका स्वागत है चंद्रशेखर साहब। और साथ ही कुणाल शाह हैं हमारे साथ में, आप रिसर्च कम्युनिटीज हैं निर्मल बैंक से। स्वागत है कुणाल आपका भी। कुणाल, सीधा आप ही के पास पहले आऊंगा। इस समय पर जो इंटरनेशनल सिनेरियोज बने हुए हैं, जो ईरान और अमेरिका का युद्ध है, उसमें हमने स्टार्टिंग टेन्योर के अंदर में ये देखा कि सोना और चांदी लगातार प्रेशर के अंदर रहे और एक बड़ी गिरावट देखी। अगर मैं 25 मार्च की बात करता हूं तो 25 मार्च को एक शार्प डेक्लाइन देखने को मिला। $4100 के आसपास से सोना वापस घूम गया और चांदी की अगर हम बात करें तो $60 के करीब से वापस घूम गई। तो इस समय पर $4700 के ऊपर सोना एक बार फिर से, यानी कि पिछले अगर 7 दिन के अंदर में देखें तो $700 वापस इसने रिकवर कर लिए। हालांकि उसी दिन ही हमने रिकवरी देख ली थी शाम को, लेकिन $4700 के ऊपर एक बार फिर से आ जाना इसका, और चांदी $74 के ऊपर आ जाना, $75 के करीब, इसके क्या मायने समझे। देखिए, अभी जो मार्केट में जो ये मूव हम देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ यूएस की साइड से एक क्लियर सिग्नल आ रहा है कि दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द ऑनगोइंग वॉर एंड दे वांट टू, दे आर ओके कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो फ्री होता है कि नहीं होता है, ईरान उसको अपने कंट्रोल में रखे या नहीं, बट दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस वॉर। ओके, और कल सवेरे 6:30 बजे इंडिया टाइम पे उनकी स्पीच है जहाँ पे यही चीज वो बोलने वाला है। तो इसके कारण हो क्या गया है कि मार्केट में डॉलर जो लगातार स्ट्रांग हो रहा था वो कमजोर हो गया है, बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी नीचे आ गई है, और क्रूड ऑयल 115 से गिर के आज $104 आ गया है, और जो 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ऑलरेडी $60 बैकवर्डेशन में चल रहा है। सो आई थिंक जो पूरा जो फियर है वो फियर कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है, और सामने है जो जो चीज बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस विच हैज गॉन डाउन, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, दोनों के प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे गए थे, लिक्विडेशन फियर, दूसरे एसेट क्लास के मार्जिन कॉल, तो वही चीजों में फिर से बाइंग रिज्यूम हो रही है। मेरिट पे, फंडामेंटल पे ना गोल्ड में मंदी है, ना सिल्वर में मंदी है, ना कॉपर में मंदी है। पर अगर ये युद्ध लंबा चलता था तो वैश्विक मंदी आने के फियर बढ़ गए थे, और वैश्विक मंदी अगर आती थी तो सब कमोडिटी की डिमांड कम होती थी, तो उसके कारण हमने एक फॉल सब में आता हुआ देखा था। अब ये पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। अगर ये वॉर खत्म हो जाता है तो भले सप्लाई चेन धीरे धीरे मार्केट में आएगी, बट जो वॉर प्रीमियम कम होगा उसके कारण जो कमोडिटी के फंडामेंटल तेजी है उसमें फिर से तेजी आएगी, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये चारों चीज में आपको एक तेजी का माहौल देखने मिलेगा। और दूसरी हर एक चीज, इक्विटी है, सब में आपको एक उछाल देखने मिल रहा है। सो दिस इज मोर टू डू विद व्हाट इज हैपनिंग इन द वॉर फ्रंट, एंड मार्केट इज एक्सपेक्टिंग द सीज फायर। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग द सीज फायर, लेकिन कुणाल आपने कहा कि भाई ट्रंप साहब जो हैं वो शांति चाह रहे हैं, सीज फायर चाह रहे हैं, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर मिल रहे हैं। लेकिन सुबह वो कुछ बोलते हैं, शाम को अटैक कर देते हैं, यानी पिछली गली से निकल करके, और उसके ऊपर पे 2000 टन का जो बम है वो भी फोड़ते हैं। तो इसके क्या मायने क्या समझे कि न्यूक्लियर साइट्स को ख़त्म करना है ईरान की, और ईरान को भी ये कहना है कि जी हम आपसे बात कर रहे हैं और बात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन ईरान लगातार इसको डिनाई कर रहा है।
और ईरान डिनाई कर रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि ट्रंप का विरोध लगातार यहां पर बढ़ रहा है। चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे हम स्पेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, और पब्लिक जो है वो भी रोड के ऊपर पे आ गई है। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि सीज फायर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से दिखाई देगा? वो तो अपनी जमीनी सेना जो है वो ईरान पर उतारने का रास्ता देख रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सीज फायर होने के पहले क्या पावर एस्टेब्लिश करना पड़ता है। देखिए, कोई भी युद्ध होता है ना, तो युद्ध खत्म होने के बाद कोई भी कंट्री ऐसा नहीं बोलता है कि मैं ये युद्ध हार गया हूं। इसमें दोनों जन जीतते हैं। यूएस बोलेगा आई वन दिस वॉर, ईरान बोलेगा आई वन दिस वॉर। तो इट इज, कभी भी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं। सो अभी वॉर, अगर यूएस इज विड्रॉइंग फ्रॉम द वॉर, ओके, तो उसके पहले यूएस करेगा क्या? बहुत ज्यादा बमबारी करेगा, ये करेगा। जब तक ये सीज फायर नहीं होती है, उसके पहले दोनों एक दूसरे पर बमबारी करेंगे, ओके। बट मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसका कोई एंड होगा, क्योंकि अगर ये एंड नहीं होता है तो इसका जो रिपरकशन है वो बहुत खराब आएगा। क्यों? ग्लोबल मार्केट में वैश्विक स्तर पे बड़ी मंदी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ट्रम्प पे भी प्रेशर बन रहा है। मिड टर्म इलेक्शन है, उसमें उनकी रेटिंग कम हो चुकी है ट्रम्प की। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये सब बैलेंस आउट करने के लिए किधर तो उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, और लग रहा है वही एक्सपेक्टेशन में मार्केट में तेजी हो रही है। तो अभी सोना चांदी इन लेवल्स के ऊपर पे खरीदारी वापस आनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि खरीदारी के अंदर में वापस से हाथ डालना चाहिए, या अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए? $200-250 बढ़ने के बाद $40-50 का पुल बैक आता है गोल्ड में, तो बाय करना चाहिए। सिल्वर $2-3 नीचे आता है तो बाय करना चाहिए, और कॉपर करंट मार्केट प्राइस में भी बाय कर सकते हैं। यानी गोल्ड आप कह रहे हैं कि 4680 के आसपास में बाय करना चाहिए? एग्जैक्टली। ओके, और चांदी? चांदी भी तकरीबन 72-73 के बीच पे किधर भी बाय करनी चाहिए। यानी चांदी में भी बाय करना। और कच्चे तेल को लेकर के क्या आपको लगता है कि अब फिसलेगा, इसमें फिसलन आएगी, वापस से कच्चा तेल करेक्ट होगा? या सो आई थिंक कच्चा तेल इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द मार्केट। अगर कच्चा तेल ऐसे ही ड्रिफ्ट होता रहे तो मेरे दूसरे वो राइट जाएंगे। तो अभी सीज फायर को देखते हुए कच्चे तेल में शायद कोई अपसाइड ना आ पाए, और कच्चा तेल थोड़ा प्रेशर में रहेगा। कच्चा तेल थोड़ा प्रेशर में रहेगा, उसमें बिकवाली करके चलने से फायदा देखने को मिलेगा। आपको मुझे लगता है कि कहीं अर्जेंट मीटिंग के लिए भी जाना है। कुणाल, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर साहब, मैं अब आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से कुणाल को आपने सुना और इंटरनेशनल जो उन्होंने प्रोस्पेक्ट्स बताए, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, जो इस समय पर, चूंकि आपने तो कई युद्ध देखे भी होंगे, हमने लगातार उनका इम्पैक्ट जो है कमोडिटीज के ऊपर पे आते हुए भी देखा, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, और अदर कंट्रीज का आप युद्ध ले लीजिए, या जो सत्ता परिवर्तन है वो भी हमने कई देशों के बीच के अंदर देखी, इराक और अमेरिका की आप फाइट देख लीजिए। तो अब ये वाला जो युद्ध चल रहा है, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को किस नजर से देखा जाए, एक बात। और दूसरा, ऐसे के अंदर में जो हमने फर्स्ट टाइम वॉर की सिचुएशन के अंदर यह देखा कि सेफ हेवन माने जाने वाले सोना और चांदी ये लुढ़क गए, इनके अंदर में हमने एक बिकवाली को आते हुए देखा, एक बिकवाली को हमने हावी होते हुए देखा। इसको आप अपने एक्सपीरियंसेस से किस नजर से देखते हैं? नहीं, मैं यही बोल रहा हूं, सुनाई देता है ना मैं बोलता हूं? जी जी जी, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। राइट। ये युद्ध का रुख क्या होगा आगे, कोई बता नहीं पाएगा। शायद ट्रम्प खुद को पता नहीं है कि क्या मोड लेगा ये जी। ये चल सकता है आगे 2-3 हफ्ता भी। हाँ। ऐसे ही ट्रम्प का भी एक स्टेटमेंट आया है। तो मैं मानता हूं जब तक युद्ध जारी है, कमोडिटी मार्केट्स जो इन्वेस्टमेंट लेड कमोडिटीज है वो काफी प्रेशर में रहेंगे। हाँ। और जो कंजम्पशन लेड कमोडिटीज है उसमें अपसाइड रिस्क बढ़ता जाएगा। तो अभी गोल्ड को आप लीजिए, इट इज एन इन्वेस्टमेंट कमोडिटी।
ओके। मच लेस ऑफ ए कंजम्पशन कमोडिटी। तो गोल्ड में काफी करेक्शन आ चुका है। मैं मानता हूं एक करेक्शन जारी रहेगा और भी कम गोल्ड का भाव कम होने का संभावना मैं देख रहा हूं। मगर इसके पहले मैं एक बताना चाहता हूं, आई एम नॉट अ ट्रेडर। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आई डोंट होल्ड एनी ट्रेडिंग पोजीशन either in the physical market or in the derivatives market. Right. मैं स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। तो मैं मानता हूं कि गोल्ड में अभी भी डाउन साइड रिस्क बाकी है। उसके दो कारण है, हमें दो चीज ट्रैक करना है। वन इज अ डॉलर इंडेक्स एंड सेकेंड इज द यूएस बॉन्ड यील्ड। राइट। और डॉलर इंडेक्स में कोई नरमी मैं नहीं देख रहा हूं और बॉन्ड यील्ड में भी कोई नरमी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ये जो एनर्जी इन्फ्लेशन है उसके वजह से यूएस फेडरल रिजर्व इस साल आज का जो माहौल है, इस साल कोई कटौती नहीं होगी इंटरेस्ट रेट में। ओके। इस साल तो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। एक मिनट। दैट विल कीप द डॉलर फर्म, दैट विल कीप द डॉलर इंडेक्स फर्म एंड दैट विल आल्सो कीप द बॉन्ड यील्ड्स क्वाइट हाई। तो इसके वजह से गोल्ड में कोई अपसाइड, बड़ा वाला अपसाइड रिस्क मैं नहीं देख रहा हूं। 20, 30, 40, $50 तक आगे पीछे तो होगा हर दिन, डिपेंडिंग ऑन हेडलाइंस। तो अभी जो वॉलेटिलिटी हमें दिख रहा है, इट इज मोर बेस्ड ऑन हेडलाइंस देन ऑन एनीथिंग कॉन्क्रीट, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू मेक। आई वांट टू आल्सो मेंशन कि जो इन्वेस्टर्स है उनको काफी उनको सावधान, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि इस मार्केट का रुख कैसे होगा हम बता नहीं पाएंगे। जब मार्केट $5,000 से ज्यादा चला गया सोना, तो सब लोग कहने लगे 5,500, 6,000, 6,500 सब हमने देखा है। मगर क्या हुआ? $1,000 तो घट गया है, 15% घट गया है। बिल्कुल। So there is risk in the market, there is uncertainty in the market. Therefore, investors have to show extreme caution, not go by headlines and not go by anybody's advice. Do your own research. That is what is important. Yes, and definitely, look at the definitely. primary drivers जो है गोल्ड मार्केट के लिए, दो प्राइमरी ड्राइवर्स है। एक है डॉलर इंडेक्स, दूसरा है योर बॉन्ड यील्ड। इसको देख करके आपको ट्रेडिंग करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉपर, क्योंकि आप बेस मेटल्स भी काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, कॉपर आपको कैसा दिख रहा है? और जो अनसर्टेनिटीज इस समय पर आई हैं, काफी डैमेज है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर में काफी डैमेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान है, चाहे हम मिडिल ईस्ट की बात करें, ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, लेबनान की बात करें। और क्या आपको लगता है कि कॉपर यहाँ पर नेक्स्ट सिल्वर बनने वाला है और डिमांड्स निकलेंगी? क्योंकि जिस तरीके से डाटा सेंटर्स के ऊपर पे अब कंट्रीज और देश और ह्यूमैनिटी शिफ्ट हो रही है, एआई के ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो उसके लिए बड़े बड़े डाटा सेंटर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। और उसके बीच के अंदर में आपके कूलिंग स्टेशंस, उसके अंदर में चाहे वो वेयर हाउसिंग में भी अपने को कूलिंग स्टेशंस चाहिए, और उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी का यूटिलाइजेशन है उसमें कॉपर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे एसी की बात हम कर लें, कूलिंग स्टेशंस की अगर हम बात कर लें, तो डाटा सेंटर हो या ये हो या एआई की डेवलपमेंट हो, सॉफ्टवेयर्स हो, उसको चलाने वाली मशीनरीज हो, तो हैवी मशीनरी की आपको रिक्वायरमेंट है। तो क्या आपको लगता है कि कॉपर जो है वो लीड करेगा आगे आने वाले टाइम में, सिल्वर को भी पीछे छोड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉपर का एक इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो जारी रहेगा जब तक हमें पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर का एक्सपेंशन होगा, पावर सेक्टर का, वहां कॉपर का जरूरत लगेगा जरूर। मगर उसमें और भी एक देखने वाली चीज है, कहीं एप्लीकेशन में कॉपर में अभी समझो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में increasingly copper is being replaced by aluminium. Okay. क्योंकि it is called light weighting. आपको आपकी जो गाड़ी है उसका वजन कम करना है। तो लाइट वेटिंग के लिए एल्यूमिनियम रिप्लेसेस कॉपर। ओके।
मगर इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन तो कॉपर चाहिए ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी हम एनर्जी ट्रांजिशन के ओर तेजी से बढ़ रहे हैं तो कॉपर का डिमांड भी बढ़ेगा। Therefore, कॉपर का जो मैं काफी बुलिश हूं। कॉपर भाव तो will be firm with a certain upside bias और and therefore मगर इस जो लेवल में $12,000 प्रति टन, वो लेवल में there will also be more encouragement for increased investment in mining and in extraction and in production of refined copper. तो मगर उसका एक टाइम लैग होता है। अब आज हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आउटकम 2, 3, 4 साल लग सकता है। बट therefore you have to look at it शॉर्ट टर्म क्या इम्पैक्ट है, मीडियम टर्म क्या इम्पैक्ट होगा और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा। अगर शॉर्ट टर्म में there is disruption but there will also be demand। मगर जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी समझो ये युद्ध और भी ज्यादा चल गया 2, 3, 4 हफ्ता अप्रैल महीने में, तो जरूर उसका असर विश्व ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर दिखाई देगा, विच विल मीन कि कॉपर डिमांड विल नॉट ग्रो एज फास्ट एज एक्सपेक्टेड। राइट। तो इसमें काफी डायमेंशंस है। हम एक ही डायमेंशन को नहीं देखना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए, बेस्ड ऑन डिमांड, बेस्ड ऑन सप्लाई, बेस्ड ऑन करेंसी फैक्टर्स, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह एंड मॉनेटरी पॉलिसी। all this there are multiple factors which are affecting the commodity markets। right। इसी के साथ ही अब मैं एग्री कमोडिटीज के ऊपर पे आऊंगा चंद्रशेखर साहब, क्योंकि दाल को लेकर के नोटिफिकेशन जो कल गवर्नमेंट का आया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि 2027 तक समय सीमा बढ़ा दी गई है उड़द की और तुअर की फ्री ड्यूटी के ऊपर पे, और जो पीला मटर है उसमें अब MIP को भी यहाँ से कब कर दिया, किसी भी पोर्ट के ऊपर पे कोई पोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस भी अभी नहीं है। तो इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो हालांकि मार्केट ये समझ रहा था और उम्मीद भी कर रहा था कि अगर उड़द के अंदर और तुअर के अंदर में कुछ ड्यूटीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं सरकार की तरफ से तो एक बूस्ट यहाँ पर मिलेगा, इंडस्ट्री को भी मिलेगा और फार्मर्स को भी मिलेगा। लेकिन सरकार चूंकि यहाँ पर देख रही है कि इन्फ्लेशन का एक डर, चाहे वो युद्ध है उसकी वजह से और एक अल्नीनो का जो इफेक्ट है, जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि अल्नीनो इस बार हो सकता है, तो उस सारी स्ट्रेटजी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उसको यथावत ही रखा है। तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल कोई मुझे आश्चर्य नहीं है कि जो नोटिफिकेशन निकला है एक्सटेंडिंग इंपोर्ट बाय 1 ईयर, मैं तो इसका ही इंतजार कर रहा था। हाँ। मार्केट में कहीं लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं बिकॉज दे डोंट डू द रिसर्च, और वो काफी उनका स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग शायद होता होगा, तो बोलते हैं कि ड्यूटी लग जाएगा वगैरह। देयर इज नो केस फॉर एन इंपोर्ट ड्यूटी तुअर और उड़द का ऊपर, क्योंकि आप पिछले 3-4 साल के आंकड़े देखोगे तो एकरेज कम होते जा रहा है, उत्पादन भी कम होते जा रहा है। अपना जो उत्पादन का लक्ष्य है उससे काफी कम है एक्चुअल प्रोडक्शन, एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। और दूसरी तरफ हमारा डिमांड बढ़ते जा रहा है। फॉर मेरा कोई I have no doubt that this is a good policy of the government of India कि to extend urad and tuar import एक साल के लिए। और फिर जैसे आपने बताया एक बड़ा खतरा है एल निनो का, जो खरीफ क्रॉप का ऊपर उसका असर दिखाई देगा, और तुअर और उड़द एक खास खरीफ फसल है हमारे दलहन में। तो therefore keeping all this in mind, I think the government of India decision is completely justified. This is number 1. Number 2, आपने पीला मटर में बताया फ्री इंपोर्ट। यस, पीला मटर का भी हमें चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इज वरीड अबाउट इन्फ्लेशन। अभी मैं कहीं एक कमेंट्री में लिखा था कि देयर आर 3 C's which will drive India's inflation। एक है क्रूड ऑयल, एनर्जी इन्फ्लेशन होगा। दूसरा है करेंसी विच इज हमारा रुपया कमजोर होते जा रहा है, उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तीसरा है क्रॉप्स। सो क्रूड, क्रॉप्स एंड करेंसी, ये 3 C मिल करके इसका कॉम्बिनेशन
हमारा देश में महंगाई बढ़ा देगा बहुत ही जल्दी। तो इसका असर से लोगों को जरा रिलीफ देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है, और मैं मानता हूं सही कदम है फ्रॉम ए पल्सेस पर्सपेक्टिव। और येलो पी हमें चाहिए, वो काफी क्या बोलो, क्रिएट अ गुड बफर एंड मेक श्योर दैट कोई जो भी तेजी आ सकता है मार्केट में एल निनो के वजह से, दैट येलो पी इंपोर्ट विल कंटेन और कंट्रोल दैट फूड इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अभी मेरा लास्ट आपसे सवाल है, क्योंकि समय भी हो गया है, अब दाल के कारोबारियों को क्या करना चाहिए? मैं कौन हूं उनको सलाह देने वाला? वो सब लोग जानते हैं क्या क्या करना है। बट मैं मानता हूं जरूर हमारा देश में तुअर का आयात रहेगा, जारी रहेगा, उड़द का आयात भी जारी रहेगा, येलो पी का भी आयात जारी रहेगा। इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी मार्च महीना खत्म हो गया, अप्रैल शुरू हो गया है। अप्रैल 15-20 तारीख तक हमारा इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट आएगा। पता नहीं वो क्या फोरकास्ट देने वाले हैं। फिर मॉनसून का ऑनसेट कैसा होगा, आगे उसका प्रोग्रेस कैसे होगा। आई थिंक द मार्केट विल कीप चेंजिंग। और युद्ध का जो आउटकम है कैसे रहेगा वो भी हमें पता नहीं, कब रुकेगा पता नहीं। डॉलर की तेजी, हमारे रुपया की कमजोरी, क्रूड ऑयल प्राइसेस, मल्टीपल फैक्टर्स। तो मेरा my advice and my guidance to traders will be, आप far forward position नहीं लेना, काफी खतरा है, जोखिम है, रिस्क है इस मार्केट में। टेक मैक्सिमम 1 month forward position, not far forward position 3, 4, 6 महीने आगे आप ट्रेड मत करिए अभी। कीप योर ट्रेडिंग विंडो शॉर्ट अप टू 1 month, क्योंकि मार्केट ऐसा एक माहौल में है, ऐसा एक मोड में है कि it'll keep on changing, keep on evolving over the next 4 to 8 weeks. राइट, डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया जी चंद्रशेखर साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। तो कमोडिटी बोर्डरूम के अंदर में आपने कुणाल शाह को भी सुना, जी चंद्रशेखर साहब को भी सुना। हालांकि गोल्ड को लेकर के अलग अलग राय थी, जहां पर कुणाल शाह ने कहा कि सोना और चांदी बाय करना चाहिए, अब थोड़ा सा सीज फायर की तरफ अब अमेरिका और ईरान जा सकते हैं। लेकिन वहीं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी एडवाइस जो रही वो जी चंद्रशेखर साहब की रही, उनके अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक। और वहीं दालों को लेकर के जो है उन्होंने बड़ा स्टीक एक चीज कहा कि फार फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि लंबी अवधि के जो आपके सौदे होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट्स को आप मत करें, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कीजिए। 1 महीने का कम से कम आप वायदा और 1 महीने का कम से कम आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां पर चूंकि आपका जो डेली रूटीन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। बहरहाल कमोडिटी बोर्डरूम के अंदर में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप कहीं मत जाएं, आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।